नमस्कार दोस्तों। अब तो देखो सी सेट वाला पेपर भी हो चुका है, तो अब ओवरऑल डिस्कस कर सकते हैं कि पेपर कैसा था, कट ऑफ कैसी जा सकती है, व्हाट फर्दर आगे क्या करना है, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले पेपर था कैसे। देखो जब मैंने पूरा पेपर पढ़ा ना, खास करके जीएस वाला शुरुआत में, तो ओवरऑल पूरा पेपर मैंने पढ़ा, मेरा पहला रिएक्शन ये था कि यार बहुत लेंथी पेपर है। और बाद में बाकी टीचर से बात हुई, स्टूडेंट से बात हुई, तो उनका भी ये कहना था कि सर पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी था। पेपर लेंथी किस वजह से था? एक तो देखो यूपीएससी ने ये नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले यूपीएससी ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ये क्वेश्चन तो पूछे थे पिछले साल और उससे पिछले साल भी, लेकिन इस बार यूपीएससी ने इवन स्टेटमेंट 3 भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आपको पता है यूपीएससी कुछ ना कुछ तो नया करती ही है, तो नया करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन इसकी वजह से ना पेपर काफ़ी लेंथी हो गया। और ना सिर्फ ये एक एलिमेंट, बल्कि और भी आप देखिए स्टेटमेंट भी काफ़ी लेंथी। इवन पॉलिटी में जो क्वेश्चन थे, पॉलिटी में कुछ क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी थे। अब लेंथी क्वेश्चंस को एक तो देखो सोल्व करने में समय लगता है, और कई बार ना सोचने का टाइम कम मिलता है, सोचने का टाइम कम मिलता है। और कई बार स्टूडेंट्स सोच के जाते हैं कि मैं सेकेंड राउंड में ये क्वेश्चंस कवर करूंगा। सेकेंड राउंड तक बहुत बार स्टूडेंट्स आ ही नहीं पाते, पहले ही टाइम खत्म हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा नुकसान होता है। फिर देखो एक चीज़ यूपीएससी ने क्या की, इकोनॉमी प्लस सी सेट, मतलब ऑलमोस्ट शायद 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे इकोनॉमी के क्वेश्चन, लेकिन उसमें बेसिक कैलकुलेशन भी ऐड कर दी। अब यूं तो नहीं कह सकते कि इससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि ऐसे 2 ही क्वेश्चन थे और ये कैलकुलेशन भी काफ़ी सिंपल थी, कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, लेकिन ये थोड़ा सा नया एलिमेंट यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया। फैक्ट जो थे, अब देखो कुछ सब्जेक्ट के फैक्ट तो बहुत ईजी थे। जैसे मैं बात करूंगा हिस्ट्री की, हिस्ट्री तो बहुत इजी थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के 3 क्वेश्चन, मतलब जो टेस्ट सीरीज वाली हिस्ट्री नहीं होती, वैसी हिस्ट्री जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जो आसानी से सोल्व किए जा सकते हैं। अगर मैं और बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूं यार, जो लूसेंट की किताब नहीं आती, हिस्ट्री तो वहां से भी इजीली सोल्व हो रही थी। लेकिन सिर्फ हिस्ट्री की बात की मैंने, बाकी सब्जेक्ट्स की नहीं। बाकी जैसे देखो इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी थोड़े हायर एंड पे थे, टफ थे, मतलब टेक्निकल भी थे ज़्यादा, और पिछले साल के कंपैरिजन में 2024 के कंपैरिजन में ज़्यादा टफ। इवन मैं आपको बताऊं पॉलिटी कैसी थी। पॉलिटी के क्वेश्चन देखो आए तो बुक से, मतलब लक्ष्मीकांत से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन आ गए। थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी है बुक से ही, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो मतलब डुएबल थे, लेकिन थोड़े ट्रिकी थे। और जो फैक्ट्स थे देखो इतने इजी फैक्ट नहीं थे। मतलब मैं आपको बताऊं, आप ये देखो, अब नाटो के सारे देश कोई याद नहीं करता यार, इतने सारे देश हैं, कोई याद नहीं करता है। चलो ऐसी स्टेटमेंट होती तो भी हम सोल्व कर देते कि 1 2 3 आर करेक्ट, 1 4 5 आर करेक्ट, ऐसे भी हम सोल्व कर देते। लेकिन नाटो के देशों में से, जो कि टोटल 32 हैं, 32 नाटो के मेंबर्स में से ये पूछ लिया कि कितने मेंबर्स हैं इनमें से जो दिए हुए हैं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है यार। अगर ऐसी वाली स्टेटमेंट होती ना 1 2 3 1 4 5 आर करेक्ट, तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे ओनली 3 दे दिया, ओनली 4 दे दिया, ओनली 5, ऑल दी 6, तो फिर सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इवन ये देखो इक्वेटर कौन कौन सी लेक से होके गुजरती है, डिफिकल्ट है थोड़ा सा क्वेश्चन। मतलब फैक्ट्स जो हैं वो इजी फैक्ट नहीं है, थोड़े से डिफिकल्ट फैक्ट हैं। और मेरे इन्वायरमेंट के टीचर से बात हो रही थी, दीपेंद्र सर से, उन्होंने भी यही बोला कि सर इन्वायरमेंट के जो फैक्ट थे वो इजी फैक्ट नहीं है। इस बार कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे ये देखो आप, 2025 में इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर से 11 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 13 क्वेश्चन, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से 16 क्वेश्चन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 14 क्वेश्चन, आईआर से 5 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से 14 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट एंड गवर्नमेंट स्कीम से 23, और फिर मिसलेनियस पर्सन स्पोर्ट्स अवार्ड्स 4 क्वेश्चन। स्पोर्ट्स वाले 2 क्वेश्चन थे, एक तो देखो खो खो से संबंधित पूछ लिया और एक चेस से संबंधित। अब ये भी थोड़े डिफिकल्टी क्वेश्चन थे। खो खो में तो स्कोर तक पूछ लिया, स्कोर कौन याद रखता है यार। चलो करंट अफेयर में इतना याद हो गया कि खो खो का मैच किसने जीता, ये पूछ लिया कि कितने स्कोर से जीता, और वो रिवर्स कर दिया मैन और वुमेन का। तो रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन ही हम बोलेंगे। और देखो एक चीज़ आपको भी पता है, बाहर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना
एनालिसिस करना जैसे मैं अभी कर रहा हूँ वो तो आसान है, लेकिन देखो एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के पेपर लिखना, उस प्रेशर में, उस स्ट्रेस में, वो होता है असली डिफ़िकल्टी। तो मेरी साइड से तो देखो पेपर इजी तो बिल्कुल भी नहीं था, कोई बोलेगा भी नहीं, जो इजी बोलेगा वो तो देखो मूर्ख है। हाँ, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हो ना कि इजी था या मॉडरेट था या हार्ड था, आपकी रेफरेंस लाइन क्या है? आप कंपेयर करते हो किसी न किसी ईयर से। तो अगर हम 2024 से कंपेयर करें ना, 2024 के कंपैरिजन में पेपर मॉडरेट टू हार्ड था, मैं बोलूँगा इजी नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड था। हार्ड भी नहीं बोलूँगा, मॉडरेट से हार्ड के बीच में था। आप बोलोगे सर जल्दी से कट ऑफ बताइए, कट ऑफ कितनी जा सकती है? देखो कट ऑफ का अंदाज़ा ना आप तभी लगा सकते हो जब सी सेट कंसिडर करो। सी सेट इस बार डिफ़िकल्ट था पिछले साल के कंपैरिजन में। सी सेट में 10 क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम से पूछ लिए। मैथ जो था इस बार सी सेट का काफ़ी डिफ़िकल्ट था। चूँकि सी सेट पिछले साल के कंपैरिजन में हार्ड है, पिछले साल के कंपैरिजन में हार्ड है, तो वो भी चीज़ जो है कट ऑफ को नीचे लेके जाएगी, वो चीज़ कट ऑफ को नीचे लेके जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हो रही है अभी, जैसे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं देख रहा हूँ, तो वहाँ पे भी बच्चे लिख रहे हैं कि सर सी सेट में दिक्कत आ सकती है, सी सेट डिफ़िकल्ट था। तो आप देखो, जो भी आपको डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू मेरे टच में रह सकते हैं। बात करें कट ऑफ की, तो जैसे मैंने आपको बताया देखो कि कट ऑफ ना पेपर एक तो पिछले साल के कंपैरिजन में ये मॉडरेट टू हार्ड था, और दूसरी बात करें सी सेट भी इस बार डिफ़िकल्ट था। तो कट ऑफ देखो इतना तो साफ है कि पिछले साल के कंपैरिजन में तो कम ही जाएगी। ये कट ऑफ्स हैं, 2023 में थी 75.41, 2023 का पेपर काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था और बहुत डिफ़िकल्ट भी था, इस वजह से इतनी कम कट ऑफ गई। 2022 में 88.22, 2021 में 87.54, 2020 में 92.51 और 2019 में 98, और 2024 में कट ऑफ गई 87.98, यानी 88 मान लीजिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है? देखो पेपर के बाद ना मेरी बहुत सारे टीचर से बात हुई, PWOnlyIAS के टीचर से बात हुई और दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर से भी बात हुई, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैं टच में हूँ, मैसेज भी आते रहते हैं, मेल भी पढ़ी मैंने। तो अभी तक जितना मैंने बात की सबसे, मुझे तो ये लग रहा है कि कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में कम से कम 2 से 7 मार्क्स के बीच में कम हो सकती है। 2 से 7 मार्क्स के बीच में कम मतलब पिछले साल अगर मान लीजिए 88 थी, तो 86 से लेके 81 के बीच में कट ऑफ रह सकती हैं। अभी तक देखो जितने लोगों से बात हुई उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, जितना अभी तक का मेरा एक्सपोजर रहा है पेपर के बाद का। बाकी देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं भगवान हूँ कि हाँ भाई इतनी कट ऑफ बताई है तो इतनी ही रहेगी। अगर और ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, अब आप जैसे इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो इसके बेसिस पे और ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, तो हो सकता है कि उसके बाद में थोड़ा और ज़्यादा अंदाज़ा लगे। बाकी आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। लेकिन एक चीज़ देखो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि ना, जैसे इस बार भी आपको पता है यूपीएससी की कीज़ पे काफ़ी क्वेश्चन उठे थे, 3 क्वेश्चन तो यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिए थे, और 1-2 क्वेश्चन में यूपीएससी ने गड़बड़ी कर दी, गलत की भी दे दी, वो बजट वाले क्वेश्चन और कुछ और। लेकिन देखो जिनके भी 75, 76, 77 मार्क्स बन रहे हैं ना, उनको ज़रूर तैयारी करनी चाहिए मेंस की। मैं हर बार देखता हूँ कि जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे होते हैं ना, वो बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं प्रीलिम के बाद में, और उनका बाद में प्रीलिम क्लियर हो जाता है, लेकिन मेंस के लिए वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा। और वो लोग, और आंसर कीज़ भी आप मैच करिएगा तो देखो सिर्फ एक कोचिंग सेंटर से आप आंसर की मत मैच करिएगा, कम से कम 3 कोचिंग सेंटर्स की आप आंसर की उठाइएगा। तीनों से देखिए कितने मार्क्स बन रहे हैं, तीनों का एवरेज लीजिए। इस प्रकार से आप एवरेज डाउन कर सकते हो। कुछ बच्चों के मेरे पास में मैसेज आया कि सर अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। देखो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने आप को जज मत करो इस अटेम्प्ट के बेस पे, सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट को जज करो, खुद को मत जज करो। आपको अपने एफर्ट्स पे प्राउड होना चाहिए कि जैसा भी हो आपने अपना अटेम्प्ट दिया है। कई बार देखो किस्मत भी साथ नहीं होती। अभी मैं एक बच्चे का मैसेज पढ़ रहा था कि उन्हें पेपर नहीं देने दिया गया, 5 मिनट वो लेट हो गए, जाम था बहुत ज़्यादा,
तो वो भी मुझे बोल रहे थे कि सर बहुत बुरा दिन। तो देखो, जो हो गया वो वापस नहीं आ सकता है, और अभी थोड़ा आप यूपीएससी से अलग चीज़ों पे टाइम बिताओ। अभी कोचिंग सेंटर्स का भी बहुत हल्ला आपको देखने को मिलेगा, सारे कोचिंग सेंटर्स अपने कोर्सेज बेचते मिलेंगे, आंसर कीज़ की भी मंडी लग चुकी है। तो थोड़ा सा नॉन यूपीएससी चीज़ों पे आप ध्यान दो, एक दिन कम से कम थोड़ा रिलैक्स हो, अपने लिए थोड़ा टाइम अलग से निकालो, और मूवी देखो, नॉन यूपीएससी फ्रेंड से मिलो, थोड़ा सा देखो रिलैक्स होने की बहुत ज़रूरत है। और देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी से कुछ बच्चे ये क्वेश्चन पूछने लग गए हैं कि सर नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर सर प्लान बी पे अब फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये जो नेक्स्ट अटेम्प्ट का डिसीजन है, प्लान बी का डिसीजन है, ये एडवाइस ना कभी भी सबके लिए सेम नहीं होती। ये हमेशा ना पर्सनलाइज्ड एडवाइस होती है। तभी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बताया, क्योंकि देखो, एक बच्चे की जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वो दूसरे बच्चे की नहीं है, तो आप कैसे एडवाइस दे सकते हो सेम सबके लिए। लेकिन हाँ, कुछ फैक्टर्स जो मैटर करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है नहीं देना है, ये डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले आप ये देखो, फैमिली सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरा, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर देखो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, पूरा साल लग जाएगा, देखो साल से भी ज़्यादा लग जाएगा, 1 साल के बाद तो प्री का पेपर होगा, तो फिर क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हो बिना जॉब करे कि लगातार फर्दर कंटिन्यू करना अटेम्प्ट के लिए। और इवन प्लान बी के लिए भी देखो, आप ये देखो क्या आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो चुका है। देखो, वो बच्चे जिन्होंने बहुत शिद्दत से सिलेबस पढ़ा है, सारे छोटे नोट्स तैयार हैं, मेंस तैयार है, ऑप्शनल तैयार हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका ये अटैम्प्ट बेचारों का ख़राब हो गया, तो देखो वो तो प्लान बी के बारे में ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो, वो स्टूडेंट जिनका फर्स्ट ही अटैम्प्ट था और मेंस की कुछ खास तैयारी नहीं थी, सिर्फ प्रीलिम की ही तैयारी की थी, तो उनको तो देखो मैं सजेस्ट करूँगा, बल्कि आपको तो मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और मेंस की तैयारी आपको ऐसे करनी चाहिए कि नवंबर तक, दिसंबर तक आपका मेंस पूरी तरह से तैयार हो, ताकि अगली बार जब आपका प्रीलिम क्लियर हो तो फिर मेंस की दिक्कत ना आए। देखो, अभी जिनका प्री क्लियर हो रहा है ना, उनको ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि प्री और मेंस के बीच में ना ज़्यादा गैप नहीं होगा, तो आप रिवीजन कर सकते हो, आंसर राइटिंग कर सकते हो। लेकिन आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो अभी, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है, समझ रहे हो। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट था ना, इवन जो फर्स्ट अटैम्प्ट लेंगे अगले साल, उनको तो नवंबर दिसंबर तक अपना मेंस पूरी तरह से तैयार कर लेना चाहिए, समझ गए। और एक चीज़ मैं ये बोलूँगा, जिन्होंने आज का अटैम्प्ट दिया ना, जिन्होंने आज का अटैम्प्ट दिया, आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए, आप समय लीजिए, आप 2-3 दिन का आराम से समय लीजिए, आप अपने आप को समय दीजिए। और देखो, रिलैक्स करोगे, अपने आप को समय दोगे, शांत मन से आप बेस्ट डिसीजन ले पाओगे आपके लिए क्या सही है। अगर देखो आपको कोई वैसे दिक्कत है तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कमेंट पढ़ के क्या सही है वो आपको सजेस्ट करने की मैं कोशिश करूँगा। लास्ट में देखो, एक चीज़ यही बोलूँगा कि यूपीएससी सिर्फ आपकी लाइफ का एक चैप्टर है, यूपीएससी पूरी लाइफ नहीं है। ठीक है, आपने बहुत मेहनत की है, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट वोल बुक नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर है। और हमेशा देखो, इमोशन के साथ मत सोचो, थोड़ा ब्रेन के साथ में सोचो, माइंड के साथ में सोचो कि आपका ये अटैम्प्ट था, जज करना है तो सिर्फ इस अटैम्प्ट को जज करो, ना कि अपने आप को। बाकी आप बताइए कमेंट बॉक्स में कितनी कट ऑफ जा सकती है, आपका क्या एनालिसिस है, वो सारी चीज़ें आप बताइए कमेंट बॉक्स में।